प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम अपने इस वीडियो में, जो कि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण वीडियो है, भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण नियम के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन अर्थात संरक्षण, अर्थात किसी भी चीज़ को सुरक्षित या संरक्षित रखना, उसे नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नियम हमें बतलाता है कि भौतिकी का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, भौतिकी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं अथवा वो व्यक्ति जिन्होंने कभी अध्ययन भी नहीं किया, अपनी भाषा में निरक्षर या अंगूठा छाप हैं। ठीक है, और वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है अथवा जिनकी पढ़ाई कहीं अवरुद्ध हो गई है अथवा जिन्होंने पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, सभी के लिए इस बात का एक महत्वपूर्ण साधन होगा यह वीडियो कि विज्ञान का महत्व हर व्यक्ति के लिए है। शायद आपको आज समझ में आवेगा। फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संदर्भ में कुछ बातें वैज्ञानिक तौर पे सबको मालूम है, ठीक है, और नियम मालूम है। तो हम यदि ऊर्जा के संदर्भ में पहले तो नियम की चर्चा करें। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संदर्भ में पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं, बहुत सुना होगा, जिनने विज्ञान पढ़ा उनने भी सुना होगा, भले दूसरे रूप में, वो रूप भी आज हम जानेंगे। दूसरी चीज़ हमने ऊर्जा के संदर्भ में पढ़ा है, जो कि ऊर्जा की परिभाषा दी जाती है विज्ञान में, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा जो हमें प्रदान करते हैं वो ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। सीधी सी बात है। इसी प्रकार कण कण में ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, जिसको हम नाभ की ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ हमने पढ़ी है, ऊर्जा एक है, जिसे हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता विज्ञान में, लेकिन रूप अनेक है ना। ऊर्जा के हमने बहुत से रूप किताबी तौर पे पढ़े होंगे। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आगे। लेकिन महत्वपूर्ण ऊर्जा ये है, उन्हीं को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड, ऑप्टिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी, सो ऑन। ऐसा। और इसका मतलब ये कहलाया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें क्या सिखाता, पहले हमें ये जानना है। ठीक है, और ये बताता कि फिजिक्स पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो लोग भौतिकी पढ़ते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ते वो भी, सबके लिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं, वो रूप चाहे जो भी हो। ठीक है, इसलिए एक मतभेद दूर कर लेना चाहिए कि पढ़ने वाले ही फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, गलत। जो नहीं पढ़ते हैं वो भी फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बस अंतर एक है कि वो इसकी भाषा को समझ पाते हैं अथवा इसकी भाषा को नहीं समझ पाते। पहली चीज़, जो लोग भाषा को नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ों को उपयोग कर रहे हों लेकिन समझ नहीं पा रहे हों। ठीक है, समझने का प्रयास आज करेंगे। जैसे ऊर्जा शब्द को अगर हम यहाँ से हटा दें, जहाँ जहाँ पे भी ऊर्जा लिखा है वहाँ से हम कौन से शब्द को हटा देते हैं? ऊर्जा को।
और उसकी जगह हम कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? ईश्वर, यानी गॉड। ठीक है, तो इसी नियम को पुनः हम पढ़ें तो पुनः पढ़ने पर हमें ये कुछ समझ में आता है, जैसे ईश्वर ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, वैसे ईश्वर के संदर्भ में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। ठीक है, और दूसरा जो कथन है वो क्या बन जाएगा, देखें जरा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऐसा हम बोलते थे। तो कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत ही ईश्वर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब भी प्रेयर करते हैं, जब भी ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो यही मांगते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमें कार्य करने की क्षमता दीजिए, हम हमेशा प्रसन्न रहें। ठीक है ना, ऐसा कुछ। जो समझदार हैं, आ गया, आया कि नहीं? समझदार का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना। कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग दूसरी समस्याएं लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा हल या सबसे बड़ी मांग केवल यह होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। जब तक जिए स्वस्थ और प्रसन्न, यानी स्वास्थ्य और प्रसन्नता के साथ, आज की दुनिया में इसी का अभाव है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हम ईश्वर से क्या मांगें ये ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, ईश्वर क्या है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शायद हमें सिखाएगा, ठीक है, कि ईश्वर क्या है। ईश्वर का वास्तविक रूप, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा का स्रोत हमारा ईश्वर या गॉड है। ठीक है कि नहीं? क्यों? जिसको हम ईश्वर के नाम से अनपढ़ लोग जानते हैं या पढ़े लिखे भी ईश्वरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विज्ञान उसी को पहचानता है ऊर्जा के रूप में। अंतर बस इतना है कि विज्ञान की परिभाषा थी, ठीक है, कि किसी भी घटना का अध्ययन या ब्रह्मांड में होने वाली किसी क्रियाकलाप का अध्ययन, ठीक है, अगर हम व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, जिसका प्रमाण, ठीक है, प्रमाणीकरण प्रयोगों के द्वारा हो, तो वो अध्ययन विज्ञान है और वो हमें हमेशा सफलता और सत्य की जानकारी देता है। ठीक है, यही फिजिक्स है, यही भौतिकी है, या यही विज्ञान है। ठीक है, निश्चित रूप से प्रकृति की हर घटना का अध्ययन हम विज्ञान में करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान में भी करते हैं। तो ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं, वही हम अनपढ़ लोग या बिना पढ़े लिखे लोग या पुराने ज़माने से हम ईश्वर के संदर्भ में सत्य पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कण कण में ईश्वर विद्यमान है। ठीक है, ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। ठीक, हो सकता है उन रूपों के नाम बदल गए हों, या हम उनको अपने पुराने समय में कुछ नाम रखे रहे हों, आज हमने कुछ नए नाम दे दिए हों। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें ज़िंदगी देने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए जिस स्रोत की आवश्यकता है वो ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। ऊर्जा के स्रोत जस्ट लाइक जैसे मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा के विषय में हम अगर चर्चा करें तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी मैकेनिकल एनर्जी पे भी चर्चा नहीं करते। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का सामान्य अर्थ होता है कि जो कार्य करने का क्षमता हमें दे। कार्य करने की क्षमता साइंस कार्य तभी मानती है जब बल के साथ विस्थापन भी हो, माने बल यानी प्रयास, किसी को कार्य को करने का प्रयास, लेकिन प्रयास के साथ विस्थापन भी होना चाहिए। गणित की भाषा में अगर विस्थापन को शून्य कर दें तो बल हम चाहे जितना लगा लें, कार्य का मान शून्य ही होगा, ये हमारी गणित कहती है ना। इसलिए ठीक किसी भी कार्य को मानने के लिए विज्ञान तब तैयार होगी जब उसमें डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है। ठीक है, और अगर विस्थापन की बात करें, अगर बल ही नहीं होगा तो विस्थापन कहाँ से होगा। इसलिए या तो फोर्स हो और विस्थापन ना हो तो भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, विस्थापन हो ही नहीं सकता अगर बल शून्य हो। तो इसका मतलब है कार्य के लिए बल भी होना जरूरी है, यानी प्रयास होना भी जरूरी है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होना भी जरूरी है। तो किसी भी प्रकार का विस्थापन, हमने एक वस्तु को उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, है ना, पंखा घूम रहा है, ठीक है, या हम लिख पढ़ रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, इनमें सब में डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा कोई भी कार्य, उसके लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सामान्य तौर पर या तो पशुओं की पेशीय शक्ति से हमें प्राप्त हो जाती है,
ठीक है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, मसाला पीसते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, बर्तन धोते हैं या कुछ भी कपड़े धोते हैं, ये सब हम अपनी यांत्रिक ऊर्जा से कर रहे होते हैं जो हमारी मांसपेशियों में है। अथवा अगर हमारी मांसपेशियां कमज़ोर समझ में आती हैं तो हम पुराने ज़माने में उसी के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। आज हम पशुओं का इस्तेमाल बंद करके उसकी जगह यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ठीक है, और दूसरी प्रकार की मशीनें, ठीक है, रोड बनाने के लिए, पानी खींचने के लिए। ये सब पहले अपन खुद अपनी पेशियों से करते थे। तो यानी वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी जो हमें मशीन से प्राप्त होगी और वो डिस्प्लेसमेंट ज़रूर शो करेगी, यानी विस्थापन शो करेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे पास भरी होनी चाहिए, तब हम स्वस्थ हैं, और हमारे अंदर खूब कार्य करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए, ठीक है। हम मशीनों पर आश्रित तो हों, ये मेरी विचारधारा है, ठीक है। मशीनें बनना भी चाहिए निश्चित रूप से, ठीक है, लेकिन मशीनों का उपयोग एक स्वस्थ व्यक्ति करे ये शायद अनुचित होगा, ठीक है। मशीनों का उपयोग, यंत्रों का उपयोग, जो भौतिक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल शायद उन लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से ही या कारणवश, ठीक है, विकलांग हैं या वो अक्षम हैं किसी कार्य को करने में, ठीक है। आज आप देख रहे होंगे कि एक से एक विकलांग लोग ऐसे कार्य करते हैं जो स्वस्थ लोग नहीं कर पाते, ठीक है। यानी वो मशीनों के युग को हराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर भी मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ व्यक्ति को किसी प्रकार की मशीन की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल ये सिद्धांत है कि अगर हम शारीरिक श्रम नहीं करते तो हमारे भोजन का पाचन से लेकर सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, बहुत धीमी होगी और हम पूर्ण स्वस्थ कभी नहीं रह सकते, ठीक है। यानी हमारे अंदर मैकेनिकल एनर्जी नेचुरल होना ही चाहिए। ये दो रूपों में हो सकती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, ठीक है, जिसकी चर्चा कभी हम आगे करेंगे। इसी प्रकार तो मैकेनिकल एनर्जी यानी आजकल भौतिक रूप से यंत्रों से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक रूप से हमारी पेशीय शक्तियों से, जंतुओं की पेशीय शक्ति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जहाँ तक वो है एक विचार कि जैसे कहते हैं कि लोगों को मशीनों ने बेरोजगार बनाया, ठीक है। तो पहली बात तो मशीनें वास्तव में बेरोजगार बनाती, क्योंकि मैकेनिकल वर्क को वो छीन लेती हैं मजदूरों से, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनें आजकल आ गई हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जो शारीरिक श्रम पर्याप्त कर सकते हैं और करना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, ठीक है, वो श्रम करें, ठीक है। उनकी हेल्प के लिए कुछ मशीनें हो सकती हैं, लेकिन कार्य उनसे छीना जाए ये नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ऊष्मा ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी, जो हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है किसी दूसरे रूप में, ठीक है। ठंड के दिनों में जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं निस्सहाय, ठीक है, और ठंड के मारे हमारे हाथ नहीं चलते और दूसरी चीज़ें नहीं चलती, इसका मतलब है कि तब हम कहीं ना कहीं से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। कोहरे के कारण धूप नहीं निकलती तो हम कहीं ना कहीं से आग जला के ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर को संचालित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भोजन पकाने के लिए, इंजन चलाने के लिए, है ना, बहुत सी जगह हम ऊष्मा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन इसके स्रोत, जैसे ऊर्जा स्रोत, ठीक है ना, पेट्रोलियम, कोयला नहीं, डीजल, ये सब हमें जो मिल रहे हैं वो ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के ईंधन जो हमें खाना पकाने से लेकर और वाहनों को चलाने तक के लिए काम या उपयोग हो रहे हैं, वो सब हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं निश्चित रूप से। तो उनको बड़ी हमें धैर्य के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत कहना चाहिए कंजूसी से, ताकि हम उनको बचा सकें। ऊर्जा स्रोत हमें ऐसे भी तलाशना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है ना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तलाश लगातार जारी रखनी चाहिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, उनके पृथ्वी पर भंडार, जैसा कि आपने सुना होगा। तीसरी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। तो जिसको हम साउंड कहते हैं या तरंग या वेव एनर्जी के रूप में जानते हैं, ठीक है। इससे हम सुन सकते हैं, इससे हम म्यूज़िक की बात करते हैं, इससे हम दूसरे प्रकार की चीज़ों की बात करते हैं, वो है ध्वनि ऊर्जा। ये भी ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें किसी न किसी प्रकार से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है,
ठीक है। ध्वनि के विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है। जैसे हमने सुनी होगी एक प्रकार से ध्वनि जिसको हम बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, वो परास। उससे कम परास की ध्वनि, उससे अधिक परास की ध्वनि अवश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन दूसरे जानवर या दूसरे और जानवर सुन सकते हैं। फिर है प्रकाश ऊर्जा, जिसके कारण हमारा रंग बिरंगा संसार है और हम देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का इस्तेमाल है, रेटिना का, ठीक है। लेकिन है तो विज्ञान ना। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा सन यानी सूर्य है। सूर्य हमारी ऊर्जा का आदि स्रोत है, जिसे हम जाने कब से पूज रहे हैं ना। और यदि सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है, जिसके बारे में अभी हम कौन नॉलेज रखते हैं। कक्षा 12 के छात्र इसके बारे में पर्याप्त अध्ययन अब करेंगे, ठीक है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है, ठीक, उसका उपयोग बताने की ज़रूरत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो इस बात को बताती है कि कण कण में ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, इसकी चर्चा अभी हो चुकी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। इसका मतलब ये कहलाया कि हम भौतिकी को जब पढ़ें तो वो ऊर्जा का विज्ञान तो है, ऊर्जा के अध्ययन का विज्ञान तो है, लेकिन अगर हम कहें तो ये ईश्वर का विज्ञान है। अगर हमें सत्य की जानकारी चाहिए, सत्य यानी ईश्वर, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।